बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन करामी, मुल्क में आज मजमूई सूरत हाल पे एक मुफस्सल गुफ्तगू करने की पूरी कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ कोशिश करेंगे कि सजेशंस ले सकें, क्योंकि आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मंजरनामे को बड़ी गहरी नज़र से देख रहे हैं इस वक्त, और उम्मीद है कि इस वक्त आज हमारा जो प्रोग्राम होगा वो बड़ी तमाम तर पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक सजेशन और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली सिराजुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराजुल हक साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया सर। सबसे पहले सर गोश गुजार करना चाहूंगा, मुल्क में मौजूदा जो सूरत हाल है, खासतौर पे पाकिस्तान इस वक्त ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड पे जंग की हालत में है, जो दहशतगर्दी इस वक्त मुसल्लत है। पहले इस्लामाबाद की सिनेरियो देखें, उसके बाद हम पेशावर के अंदर जिस तरीके से FC हेडक्वार्टर्स पे हमला हुआ, इस तमाम तर मामले को किस तरीके से देखते हैं सर? यही तो हमारा इम्तिहान है जी। और कौमों की मिसाल भी एक औरत की तरह है कि जब वो एक ज़चकी की तकलीफ से गुजरती है तो एक नया इंसान जी दुनिया में आता है। इस तरह जब भी कोई कौम मुश्किलात से गुजरती है जी तो अपने पाँव पे कड़े हो जाती है और तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन हो जाती है जी। तो मैं समझता हूँ कि हालात खराब जरूर है लेकिन इसका हल मौजूद है। एक शर्त है और वो ये कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो, यानी अदल और इंसाफ हो, इसलिए कि निज़ाम और हुकूमत कुफर के साथ तो चल सकती है लेकिन जुल्म के साथ नहीं चल सकती। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि खास तौर पे अफगान रेफ्यूजीज के हवाले से या अफगान तालिबान के हवाले से क्या पाकिस्तान की इस वक्त जो स्टांस है, पॉलिसी है, क्या उसको आप इंडोर्स करते हैं या आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं? मैं यही सजेशन देना चाहता हूं कि पहली बात दाखिली इस्तेहकाम है जी। दाखिली इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरत है। इस वक्त जो सियासी पोलराइजेशन है, बल्कि पोलराइजेशन नहीं है जी, एक दुश्मनी है और एक जहरीली पोलराइजेशन है। तो इस दहशतगर्दी के मुकाबले के लिए कम अज कम जी इस पोलराइजेशन को खत्म करने की जरूरत है। अफगानिस्तान का मसला बाद में आता है, पहले अपने घर की इस आग को बुझाने की जरूरत है जी, जिसमें एक दूसरे को खत्म करने, मिटाने और निशान इबरत बनाने के ऐलानात हो रहे हैं। सर सिराजुल हक साहब, सर जो पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं, इसी पोलराइजेशन को मिटाने के लिए हमने इंटरनल सीज फायर की बात की थी। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बुनियाद मरसूस में फतह दी इंडिया की वॉर के बाद, और हमने सब ने यह अहद किया था कि हम बहुत जल्द, हमारे इदारों ने, हमारे गवर्नमेंट अरबाब इख्तियार ने यह कहा था कि बहुत जल्द इंटरनल सीज फायर होगा। इंटरनल सीज फायर का मरहला मुकम्मल हो नहीं सका इसमें, क्योंकि अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पाकिस्तान तरीके इंसाफ है। आप क्या समझते हैं, नेगोशिएशन का मामला किस तरीके से जाएगा? नेशनल रिकॉन्सिलिएशन कब मुमकिन होगी सर? देखिए, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि इससे ज्यादा खराब तरीन सूरत हाल खुद जनूबी अफ्रीका का था जी, और नेल्सन मंडेला को जेल में डाला था, गुरिल्ला वार जारी था जी, और डिक्लार्क वहां हुक्मरान था जी। लेकिन बहरहाल वहां भी एक इफ़हाम तफहीम और आपस के मुज़ाकरात के नतीजे में गुलामी का वो अंधेरी रात भी खत्म और आज़ादी भी नसीब हुई। और फिर मैं आपके लिए मैं ये लाना चाहता हूँ कि नेल्सन मंडेला ने एक नया पैगाम दिया पूरी कौम को जी कि उस पार्टी को जो उनके साथ लड़ रही थी, उस हुकूमत को जिसको उन्होंने यानी 27 साल मंडेला को जेल में डाला था, उसी के साथ मिलकर उन्होंने एक मुश्तरक हुकूमत बना दी। हत्ता कि अपने बेटे का नाम भी नेल्सन डी क्लार्क रखा ताकि वहाँ खाना जंगी का खात्मा हो जी। तो हमारे हालत तो उतना खराब नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि हुकूमत अगर कुछ अना के खोल से बाहर आकर अज़्ब इख्तिलाफ के साथ बातचीत, संजीदा बातचीत, यानी मजाकन नहीं, संजीदा बातचीत शुरू करे।
बिल्कुल सर, आप जिसका हवाला दे रहे नेल्सन मंडेला का अपार्थाइड रिजीम का, उसके बाद वो जो रेवोल्यूशन नेल्सन मंडेला लाया था वो बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए एक जो है वो एक बहुत अच्छी मिसाल थी। लेकिन गुजारिश ये है सर कि आज जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने और तमाम पाकिस्तान के फौरन इदारे जिस तरीके के स्टांस पे बैठे हैं, खासतौर पे अफगानिस्तान के हवाले से मैं आपका इसमें नुक्ता नजर चाहूंगा कि हमने अब ये कहा है कि हम किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं चाहते, हम तालिबान रिजीम से कोई अच्छी तवक्को नहीं रख सकते। जिस तरीके से सालिसी पहले कतर ने या जो है जनाब इस्तांबुल में हुई वो नहीं हो सका। अब क्या समझते हैं, या हमें रिटेलिएशन की तरफ जाना है या कोई पॉसिबिलिटी नेगोशिएशन की फिर बनानी चाहिए सर? पहली बात तो यह है कि हम सब दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं जी, और अफगानिस्तान की हुकूमत से यही मुतालिबा करते हैं कि वो अपने मुल्क में उन तमाम अनासर को कंट्रोल करे जो यहाँ आकर न सिर्फ दहशतगर्दी करते हैं बल्कि उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं, उस पर फख्र करते हैं जी। तो ये अफगानिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है, अखलाकन भी शरअन भी और इंसान होने के नाते इंसानियत के लिए भी। दूसरी बात यह है कि जो ख्वाजा आसिफ का मौक़िफ़ है कि मैं अफगानिस्तान को तोड़ा बोरा बनाऊंगा जी, और मैं जलालाबाद के साथ ये करूंगा, काबुल के साथ ये करूंगा, निशान इबरत बनाऊंगा जी, तो ये बिल्कुल वही लहजा है जो इब्तिदा में रूसी इस्तेमाल करते थे या बुश इस्तेमाल करते थे। मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में बदअमनी में इजाफा होगा। मसलन ख्वाजा आसिफ के ऐलान के बाद दहशतगर्दी में कमी आई या इजाफा हुआ? वाकयात में तो इजाफा हुआ, कंट्रोल तो उनका है नहीं जी। तो यानी धमकियों से और भड़कों की बजाय अगर एक्शन कर ले, अमल कर ले और करके दिखाएं सर, किस चीज पे अमल करें, किस चीज पे? नेगोशिएशन का मामला जब सालिस एक बहुत बड़े कंट्रीज हैं, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, उन्होंने कोशिश की, मुज़ाकरात की, उनके सामने पाकिस्तान डेलीगेशन की जानिब से एविडेंस रखे गए कि हमारी सिर्फ गुजारिश ये है कि अफगान जो रजीम है या अफगान जमीन है, लैंड है, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। उनके बाद भी अगर वो प्रॉक्सी बनते इंडिया की, फिर वो हिकमत अमली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं आती, तो फिर हम क्या करें सर? देखिए, मुज़ाकरात इस वक्त होते हैं जब कोई वाक़या मौजूद हो, जब कोई प्रॉब्लम मौजूद हो। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या हम मुश्किल में हैं या नहीं। बिल्कुल, हमारा इस्लामाबाद महफूज नहीं है, हमारा पेशावर और क्वेटा महफूज नहीं है, बिल्कुल, रोज हमारे लाशें गिरती है। तो इस आग को बुझाना हमारी जरूरत है या दुनिया की जरूरत? हमारी जरूरत है, हमारी जरूरत है। बिल्कुल। तो फिर रास्ता यही है कि अगर अमेरिका और अफगानिस्तान 20 साल बाद मुज़ाकरात करते हैं, और आपको याद होगा जी, बिल्कुल, कतर के मुज़ाकरात चंद हफ्ते या महीने नहीं थे, ये साल थे, 2 एग्रीमेंट जी, बिल्कुल। बात है कि वो बात सामने आ गई, वरना अंडरग्राउंड पसे पर्दा वो सारे मुज़ाकरात एक अरसे से जारी थे। बल्कि अमेरिका ने कतर को इसलिए इजाजत दी कि अफगानिस्तान के तालिबान का दफ्तर कतर में खुलना चाहिए ताकि उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले, और बिलाखिर उसी दरवाजे को उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मैं यही समझता हूँ कि 10 साल हम लड़ेंगे, 20 साल लड़ेंगे, लेकिन 20 साल के बाद भी हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन खराबी BCR के बाद, तबाही और बर्बादी के बाद। अच्छा सर, इसमें आप क्या समझते हैं जो रिलीजियस रिलेटेड, जैसे आपकी जमात है, जमात इस्लामी की बात करें, JUIF की बात करें, जो है दूसरी जो रिलीजियस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान के अंदर है, क्या इसके नेगोशिएशन के अंदर या इस मामले को कम करने के अंदर क्या वो कोई सालिसी अदा कर सकते हैं? जैसे फजलुर रहमान साहब ने भी कहा था कि अगर मेरे से रुजू किया जाए तो मैं इस मामले को जो है वो कम कर सकता हूँ। देखिए, हम तो है पाकिस्तानी, पाकिस्तान को महफूज करना, पुरअमन बनाना, ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है, एज ए पाकिस्तानी हमारी जिम्मेदारी है, हमारी शरई जिम्मेदारी है। इसके लिए जो भी जिम्मेदारी हो वो निभाने के लिए तमाम दीनी जमातों के सरबराहान तैयार होते हैं, लेकिन एतमाद करना, फैसिलिटेट करना ये तो, और एतमाद देना ये पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसलिए कि बातचीत करना आसान काम है जी, लेकिन जो शराइत तय हो जाए उसको ओबे करना या उसका एहतराम और उसको ऑनर करना, फिर ये हुकूमत का काम है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत
धमकियों के बजाय उस रास्ते पे आ जाए जहां से काम शुरू हुआ था, उसमें उलमा का इस्तेमाल, मजहबी सियासी कायदीन का इस्तेमाल, JUI का, जमात इस्लामी का, बाकी बहुत सारे दीनी जमातें हैं, इन सब का इस्तेमाल और इनसे काम लेना, इनको फैसिलिटेट करना, ये हुकूमत चाहे तो मुमकिन है ना। बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें काइंडली ये बताइएगा 26वीं तरमीम के बाद, 27वीं तरमीम के बाद जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बना है, उस माहौल के अंदर एक बात की जा रही है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि वकला मूवमेंट में कोई लॉयर मूवमेंट जाएगी, दूसरी तरफ जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ या तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान या तमाम दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं पॉलिटिकल, वो जो तमाम रास्ता अपना रही हैं, आप क्या समझते हैं कितना ये मामला नागुज़ीर है एहतजाज वाला? क्योंकि जमात इस्लामी इटसेल्फ इस वक्त मीनार पाकिस्तान में जिस तरीके से उन्होंने जलसे किए हैं, इससे क्या फिर हुकूमत को फर्क पड़ेगा या किस तरह मामला ये इम्पैक्ट करेगा? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम तो उन जमातों के अलावा जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है सब ने मुस्तरद किया है, ठीक है, और जो इंटेलिजेंशिया है पाकिस्तान का उसने मुस्तरद किया है, जो कानूनी माहिरीन है, जो वकला की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है, उन सब ने मुस्तरद किया है। तो ये तो चलने वाला निज़ाम नहीं है। लेकिन जाहिर बात है इस वक्त जो हुकूमत कायम है वो होली सुली यानी रियासती इदारों या हमारे एस्टेब्लिशमेंट के बेसाखियों पर कायम है। अब सवाल यह है कि कब तक इस मुर्दा लाश को हमारे एस्टेब्लिशमेंट अपने कंधों पर रखना चाहती है। जाहिर है अब इनको भी थकावट हुई होगी। सर, गुजारिश ये है कि एक तरफ हम ये परसेप्शन और तासुर क्रिएट करते हैं कि जी ये अवाम जो है वो फार्म 47 की है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो यही अवाम रिसेंटली ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर जो है वो क्लीन स्वीप करती है। खासतौर पे अब हरीपुर की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत पे मेरे ख्याल में मेरी और आपकी को दो राय नहीं होगी, ठीक है, अवाम के अंदर उनकी पसीर आई है। लेकिन आप देखें उमर अयूब की सीट और उसके बाद लाहौर की सीट NA-29 की, जहां पे सबसे ज्यादा टर्नआउट होता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां भी नून लीग सर जीत जाती है विदाउट कोई ठोस एविडेंस के जो है इसके सर रिगिंग के। तो ये क्या समझा जाए, क्या वो अवाम के अंदर फिर तासुर तब्दील हो चुका है? अब सवाल यह है कि क्या तमाम सियासी जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया था या नहीं, या सब ने मैदान को छोड़ा था इसलिए कि सबको यकीन है कि इससे मधानी चलाने से कोई मक्कन और कोई भलाई मिलेगा नहीं किसी को भी। इसलिए ये तो एक अकेला ही मुकाबला था, यानी खिलाड़ी भी एक था, मैदान और ग्राउंड भी एक सर, था। वो बाकी सीटों में तो बिल्कुल बाकी सीटों में तो आप बजा फरमा रहे हैं, अब बाकी सीटों के लिए तो आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हरीपुर और लाहौर की अगर सीट बात करें, जो हमाद असर साहब के वालिद मोहतरम मरहूम की बात खाली हुई और वहां से जो उमर अयूब साहब की जो वाइफ है वहां पे उन्होंने स्टैंड किया, वहां पे बड़ी लीड से जो है वो नून लीग जीती है। सर, मसला यह है कि PTI की तो ये जिम्मेदारी थी कि वो तमाम सियासी जमातों को अपने साथ ले लेते, एतमाद में ले लेते, लेकिन शायद या तो उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है कि हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। न मुअस्सर एहतजाज उन्होंने अब तक किया, जलसे भी होते हैं वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, कराची में कहीं भी ये एहतजाज तक नहीं कर सके। उसकी वजह यही है कि उन्होंने सिर्फ अपने पार्टी या एक दो और पार्टियों पर एतमाद किया है। जाहिर है जो भी अपोजिशन में बड़ी जमात होती है वो तमाम छोटे बड़े दाएं बाएं जमातों को साथ लेकर चलती है, लेकिन अब तक PTI ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकी या उन्होंने कोशिश नहीं की। उसकी वजह भी यही है कि खुद उसके अंदर अपनी यूनिटी का भी मसला है, इसलिए कि 50 लीडर है तो 50 लीडरों के 50 बयानिए होते हैं और 50 तरह के ऐलानात होते हैं, एक दूसरे के साथ भी नहीं चलते हैं। और यही वजह है कि उस मिसमैनेजमेंट का है या इंतजामी का है या तंजीम की कमजोरी का है, उसका असर हरिपुर में लोगों ने देखा। सर, वो तो तमाम पॉलिटिकल, आप सीजन पॉलिटिशियन है, इस चीज को बेहतर समझते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोई ना कोई ग्रुपिंग बन जाती है, जब उनके लीडर ही जेल के अंदर बैठे हो तो ये तो फिर ऑब्वियस है ना, ये चीज होगी। लेकिन अब अच्छा, मेरा मौदबाना अब सवाल ये है इस चीज के साथ कि जमात इस्लामी खुद अब इस किस्म के जो है वो जलसे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कुछ करना चाहती है,
आप क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल के अंदर कहीं आप ये मामला देखते हैं कि जमाते इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पे आके कोई तहरीक चला सकते हैं? बस अपने अपने इश्यूज है, अगर कहीं हमारी इश्यूज मुश्तरका है तो हमारा बयानिया मुश्तरका होता है, लेकिन जलसे और जुलूस हर पार्टी का इस वक्त अपने अपने बैनर अपने झंडे के तहत हो रहे हैं। और माजी में जब पीटीआई इख्तिदार में थी तो भी उन्होंने इसकी कोशिश नहीं की कि लोगों को साथ मिलाए, फिर जब अपोजिशन में आ गई तो भी इससे बेनियाज है, और अब भी इससे भी न्याज लगती है। लेकिन जमात इस्लामी के अपने इश्यूज है, पीटीआई के अपने इश्यूज है, उनके तमाम तर इशू का मरकज महवर यही है कि खान साहब को रिहा किया जाए, जबकि जमात इस्लामी के और इश्यूज है जिसको आपने सुना है हमारे इज्तिमा में, जलसे में। जी ठीक है। अच्छा सर, ये बता दें जो अपकमिंग अंदिया दे दिया गया है कि 28वीं तरमीम 2026 के अप्रैल तक ये जो है इसका मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा एनएफसी रीडर्स की बात की जा रही है। उसके साथ साथ वफाक को जो एजुकेशन है या हेल्थ है वो वापस देने की बात की जा रही है, और बहुत सारे इखराजात हैं जो सूबे करते हैं लेकिन उनको अफोर्ड जो है वफाक करती है, और वफाक ये समझती है कि जिससे वफाक कमजोर हो रही है। 18वीं तरमीम का अगर मवाजना फिर ये 28वीं तरमीम के साथ करें, इस तमाम तर मामले को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बगैर वजू के आप जितने भी नमाजें पढ़े ना जी फर्ज पढ़े और नवाफिल पढ़े, वो कबूल तो नहीं होगी जी। एक ऐसी हुकूमत जिसका बेस ही कमजोर है जी, जिसका बेस ही लोग जाली समझते हैं, वो 27वें आईनी तरमीम लाए, 28वें लाए, 29वें लाए, लोग उसको मानते नहीं है, इसलिए कि खुद हुकूमत का जो अखलाकी पोजीशन है वो मजबूत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें सर, कराची के हवाले से, वहां पे क्योंकि कराची के अंदर जमात इस्लामी का एक मुकम्मल वहां पे भी अच्छी खासी वहां पे वर्थ है आप लोगों की सर, तो वहां पे एमक्यूएम ने एक नई जो है वो एक नई कैंपेन चला दी है कि अगर हमें जो है वो वहां पर अगर लोकल गवर्नमेंट्स की जैसे बात की जाए वहां को मजबूत नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पे आएंगे, अदालतों पे जाएंगे, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आएंगे। तो ये सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हेजेमनी है, इसको आप क्या समझते हैं कि जमात इस्लामी एमक्यूएम के साथ मिलकर कोई एक लाहेअमल बनाना चाहिए? असल में एमक्यूएम ने कोई नई बात तो की नहीं, ये तो पहले से जमात इस्लामी का स्टांस है कि वलियात इदारों को मजबूत किया जाए। अब जब एमक्यूएम खुद हुकूमत में शामिल है और उनके वारे नहीं आ रहे हैं तो करके दिखाए ना, वो किससे मुतालिबा करते हैं? खुद ही तो हुकूमत है और खुद हुकूमत में शामिल है, मराहत ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फिर कराची जाकर मुतालिबात भी कर रहे हैं। तो खुद कराची के अवाम की समझ में बात नहीं आती कि और क्या चीज वो उनको दिया जाए। हुकूमत ही है ना, फर्श पे तो हुकूमत होती है, अर्श पे तो ही नहीं जा सकते हैं। तो हुकूमत में तो है, करके दिखाए ना, कैबिनेट में बताएं, कौमी असम्बली में कोई बिल लाए, पास करवाएं, इनकी मेजॉरिटी है। अगर 26वें आईनी तरमीम और 27वें आईनी तरमीम पास हो सकता है जी, तो बलदियाती इदारों के इस्तेहकाम के हवाले से भी कोई बिल पास हो सकता है। लेकिन सच्ची बात है कि ये सिर्फ सियासी स्टांस है, एक्चुअल हकीकी अवाम का मुतालिबा के साथ इखलास नहीं है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि इन तमाम तर जो गुजारिशात आपने भी की कि ये एक तो अलमिया है पाकिस्तान का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का कि हर पार्टी अपनी स्ट्रगल करती है और फिर ऐवान में आती है। गुजारिश ये है कि मेरा जमात इस्लामी से अगर मैं गुजारिश करूं आपसे, तो आप नहीं समझते कि जब तक आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई कोलिजन नहीं करते, आप कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का एक पेज नहीं बनाते, तो आप अपनी स्पेस किस तरीके से बनाएंगे सर? आप अपने अवाम के सामने तो ठीक है आप जलसे कर रहे हैं सर, लेकिन अवाम के जो आपके सामने जो तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के सामने आपके सामने रखी जाती है और अवाम आप चाहते हैं कि वो ऐवानों में पहुंचे, तो जमात इस्लामी ऐवानों में पहुंचेगी तो वो चीजें हल होगी ना सर। तो आप क्या समझते हैं हाफिज नईम रहमान साहब या जमात इस्लामी इटसेल्फ ओवरऑल, क्या आप मजीद चीजें करें जिससे कोई स्पेस बना के अवाम के लिए कोई रिलीफ निकले सर? देखिए, जिन लोगों की वजह से निज़ाम बिगड़ा हुआ है, जिन लोगों की वजह से बदअमनी है, जिन लोगों की वजह से महंगाई है, जिन लोगों की वजह से मुल्क में करप्शन है जी, जो इस वक्त इक़्तिदार में शामिल है, असम्बलियों में मौजूद है जी, उन पार्टियों से अगर हम इत्तेहाद करके आ भी जाए जी, तो हम तो फिर उसी निज़ाम का हिस्सा बनेंगे जी। इसलिए हमारा एक तो शुद्धा पॉलिसी है
कि हम जद्दोजहद करेंगे, इनकलाबी जद्दोजहद करेंगे, अज़म के साथ करेंगे, हर तरह की जद्दोजहद करेंगे, लेकिन इन लोगों के साथ मिलकर नहीं करेंगे जिन्होंने आवाम के गले में ग़ुलामी का तोख डाला है। हमें IMF का ग़ुलाम बनाया, हमें वर्ल्ड बैंक का ग़ुलाम बनाया, हमें अमेरिका का ग़ुलाम बनाया। जो अमेरिकी डिक्टेशन पर चलने वाली जमातें हैं, उनके साथ जमात इस्लामी ने इत्तेहाद या साथ न चलने का फैसला किया है। सर आखिरी सवाल सर, इनकलाब की आपने बात की है, अगर हम रेवोल्यूशन की बात करें तो आप भी हिस्ट्री से, माजी से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे। रेवोल्यूशन तब भी आता है जब किसी किस्म का ब्लड शेड देखा जाता है। इनकलाब एक बहुत ही एक मुश्किल फेज होता है एक कौम के लिए जब वो रेवोल्यूशन लेके आती है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान इस वक्त किसी का ब्लड शेड का, क्या इनकलाब का मुस्तहिक है सर? नहीं, मेरे ख्याल में या मुतहम्मिल है इस चीज का सर? यानी तशद्दुद का रास्ता तबाही का रास्ता है जी, मुसल्लह जद्दोजहद पाकिस्तान में जी, बर्बादी का रास्ता है जी। हम समझते हैं कि जब एक जमहूरी रास्ता मौजूद है, एक पुरअमन रास्ता मौजूद है, इलेक्शन का रास्ता मौजूद है जी, पोलिंग स्टेशन और बैलेट बॉक्स का रास्ता मौजूद है जी, यही रास्ता एक पुरअमन इनकलाब, जमात इस्लामी इसी पर यकीन रखती है जी, न अंडरग्राउंड साजिशी करती है, न मुसल्लह जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। मुसल्लह जद्दोजहद वहाँ जहाँ फलस्तीन है, जहाँ कश्मीर है, या वो इलाके हैं जहाँ मुसलमानों को बंदूक के जोर पर दबाया गया, यहाँ बुनियादी मसला है आवाम की शऊर का, और बुनियादी मसला यही है कि वोट की ताकत, जो आवाम की असल ताकत है, वो एटम बम से ज्यादा मुअस्सर चीज है, उसी ताकत के इस्तेमाल का है। हम आवाम को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह तैयार होकर रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, पैलेस्टाइन की आपने बात करी, थोड़ा सा उस पर भी थोड़ा नुक्ता नजर दे दें। बैनुल अक़वामी सतह पर जो ट्रंप पीस प्लान था, उसके बाद भी पैलेस्टाइन के अंदर, गाजा के अंदर या वेस्ट बैंक की बात करें तो वहां पर कोई मामला थमा नहीं, और वहां पे जो इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर है जनाब नेतन्याहू, इंटरनेशनल एब्सकॉन्डर, वो क्राइम्स करा रहा है, वहां पे बॉम्ब्स वगैरह करा रहा है। आप क्या समझते हैं इसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो इसके सेक्रेटरी हैं ट्रंप के साथ मिलके, तो अब क्या ये मामला फिर किस तरीके से है सर? देखिए, इस जंगबंदी से इतना फायदा हुआ कि फलस्तीनियों को या गजा के लोगों को सांस लेने का मौका मिला। अच्छा, ठीक है। और कुछ जख्मियों को इलाज के मौके मिल गए, लाशों को निकालने और दफनाने के मौके मिल गए। लेकिन सही बात यह है कि जो गारंटर है या जो सालिस है वो इसके काबिल नहीं है कि वो अमेरिका का रास्ता रोके। हमारा डिमांड यही है कि इससे पहले कि एक और तबाही और बर्बादी का जंग शुरू हो जाए, इस्लामी ममालिक मिलकर कुछ ऐसे इक़दाम करे कि अगली लड़ाई शुरू ना हो। इसलिए कि अब भी इसराइल उस मुआहिदे की पासदारी नहीं कर रहा है। हमास यकतरफा तौर पर उस मुआहिदे की पासदारी इसलिए कर रहा है कि उन्होंने तमाम कैदियों को रहा किया, वहाँ जो लाशें मलबे में पड़े थे उसको निकाल कर उसके हवाले किया जी। लेकिन इसराइलियों ने एक दिन के लिए भी उस मुआहिदे के मुताबिक बिहेव नहीं किया। इसलिए इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि इस्लामी दुनिया मिलकर इसराइल के खिलाफ एक अमली इक़दाम करे, तब मगरिब और अमेरिका इसको संजीदा लेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सिराजुल हक साहब, आपने टाइम दिया। नाजरीन, इस चीज़ से तो सिराजुल हक साहब की जो लास्ट में हमने जैसे पैलेस्टाइन की बात की, और बड़ी कमाल की बात उन्होंने की है कि मुस्लिम उम्मा को, तमाम को ये सोचना होगा कि किस तरीके से हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने जैसे इंटरनल सीज फायर की और नेशनल रिकॉन्सिलिएशन की बात की, वो भी मामला नागुज़ीर है। प्रोग्राम के दूसरे चंक पे हम डिटेल थोड़ा सा और पॉलिटिकल सिनेरियो और पाकिस्तान के तमाम तर सियासी मंजरनामे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाअल्लाह।